नमस्कार, मैं हूँ अंकित। आप जुड़ चुके हैं टॉपर्स लेन के साथ। देखिए, कल आप लोगों ने रशिया का अति राष्ट्रवादी चरित्र देखा। उस अति राष्ट्रवादी चरित्र के क्रम में आपको पता होना चाहिए कि रशिया ने यूक्रेन के 4 हिस्सों पर पुनः कब्जा कर लिया है। 2014 में रशिया के द्वारा यूक्रेन के क्रीमिया नामक क्षेत्र पे कब्जा किया गया था। अभी एक बार फिर से उसके द्वारा नए क्षेत्रों पर कब्जा किया गया है। वो नए क्षेत्र कितने हैं? 4 हैं। देखिए न्यूज़ क्या बताती है कि रशिया एनेक्सेशन ऑक्यूपाइड यूक्रेन एरिया, पुतिन कॉल देम 4 न्यू रीजन्स। मतलब पुतिन का कहना है कि जो हमने पार्ट जीते हैं उसको 4 नए क्षेत्रों के नाम से जाना जाएगा, 4 नए क्षेत्रों के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा आप देखिए कि यूक्रेन ने 15% इलाकों को आधिकारिक तौर में रूस में शामिल कर लेंगे। पुतिन ने ये बात कही है कि 15% भाग को आप समझिए कि यूक्रेन का 15% इलाका, आप मान के चलो लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया जो कि यूक्रेन का है, किसके पास जा रहा है? रूस के पास जा रहा है। तो ये रूस की अखंडता और संप्रभुता पे बड़ा प्रश्न लगा रहा है। एक्चुअली में पूरा मामला ये है कि लगभग 25 तारीख के आसपास रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये आदेश किया कि इस क्षेत्र में जो ईस्टर्न रीजन है, ये वाला पार्ट जो है, इस पार्ट में एक जनमत संग्रह कराया जाएगा। इसमें एक जनमत संग्रह कराया जाएगा। जनमत संग्रह का आशय ये होता है कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों से ये बात पूछी जाएगी कि आप लोग रूस के साथ रहना चाहते हैं या यूक्रेन के साथ रहना चाहते हैं। तो उस जनमत संग्रह का आयोजन कराया गया और जनमत संग्रह के आयोजन के रिजल्ट जो थे वो 30 तारीख को आ गए। 30 तारीख को रिजल्ट आता है तो व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि इस क्षेत्र में रहने वाले लगभग 98.7% लोगों का मत ये है कि वह यूक्रेन के विपक्ष में तथा रशिया के पक्ष में तैयार हैं। इसी क्रम में रशिया ने ये नया स्टेप चला है, नई चाल चली है, जिसमें कि लुहान्स्क हो गया, डोनेस्क हो गया, ज़ैपोरिज़ियम हो गया और खोरसान हो गया। इन 4 पार्टों पर वह कब्जा कर रहा है। तो ये तो पूरी बात है। इसके अलावा आप देखोगे जब इतना बड़ा रशिया के द्वारा कदम उठाया गया, तो उसके पश्चात यूक्रेन के पक्ष में अमेरिका उतर के आता है। अमेरिका ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक आवेदन दिया, जिस आवेदन में उसने रशिया पर आरोप लगाते हुए यह बताया कि रशिया के द्वारा जो यूक्रेन के पार्ट्स को गैर कानूनी ढंग से कब्जा किया जा रहा है और जिसमें कि हवाला दिया जा रहा था कि जनमत संग्रह कराया गया है। ये गैर कानूनी है, ये गलत है। ये जो आंकड़े रशिया के द्वारा पेश किए जा रहे हैं वो गलत है। हवाला दिया यूएसए ने 2014 का। उसने बताया कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कि देखिए 2014 में जिस समय क्रीमिया का विलय रशिया ने किया था अपने में, उस समय भी इस क्षेत्र में भी जनमत संग्रह कराया गया था। जब जनमत संग्रह के रिजल्ट आए 2014 में, तो रशिया ने बताया कि उसके साथ में 96.7% लोगों का समर्थन है और यह बोलते हुए उसने क्रीमिया का विलय अपने आप में कर लिया था। तो यूएस कहता है ये आंकड़े गलत थे। अब आंकड़े गलत थे सबको पता है, क्योंकि बाद में मानवाधिकार की जब रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया कि लगभग 30% लोगों ने ही केवल मतदान किया था। इस क्षेत्र के लगभग 30% लोगों ने ही मतदान किया। लेकिन जब मतदान किया उसके पश्चात आप देखो लगभग 15% से कम लोगों ने भी रशिया के साथ जाने के लिए सहमति व्यक्त की थी। उसके बावजूद भी रशिया ने गलत आंकड़े पेश करते हुए जो क्रीमिया था उसका विलय कर लिया है। इसलिए अमेरिका जो आरोप लगाता है कि ये जो रिजल्ट के आंकड़े दिए जा रहे हैं, ये रूस की तरफ से दिए जा रहे हैं, रूस के आधिकारिक आंकड़े हैं, जो कि पूर्णतः गलत हैं। ऐसा जनमत संग्रह वहाँ हुआ ही नहीं है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी युद्ध की स्थिति बनी हुई है। कोई चुनाव वगैरह नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का कोई जनमत संग्रह नहीं कराया गया है। तो ये जो प्रस्ताव आया था, आपको पता है ये अमेरिका लेके आया, अल्बानिया उसके साथ था। अब इस प्रस्ताव पे इंडिया ने वोट नहीं किया, चाइना ने वोट नहीं किया, ब्राज़ील ने वोट नहीं किया। इन देशों ने इस प्रस्ताव पर वोट करने से मना कर दिया। इसके अलावा आपको पता है कि जो रशिया है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सदस्य है, जिसके पास ऑलरेडी वीटो की शक्ति है। ऐसे प्रस्ताव को रशिया ने तत्काल प्रभाव से वीटो कर दिया और ये प्रस्ताव वहीं पर समाप्त हो गया। तो ये तो पूरा मामला है। अब रशिया ने इस क्षेत्र में, हालाँकि दोनों देशों की, यूक्रेन की भी, रशिया की भी सेनाएँ तैनात हैं। इस क्षेत्र को आधिकारिक तौर पर अपने रूस में शामिल करने की घोषणा करना सिर्फ़ अभी बाकी है। बाकी इस क्षेत्र में दोनों के संघर्ष चल रहे हैं। इस क्षेत्र को रशिया में एक्चुअली में है क्या कि जो समझौता हुआ है, रूस का जैसे जनमत संग्रह हो गया, उसके बाद रूस का जो समझौता हुआ है, वह इस क्षेत्र में रहने वाले किसी शासक से नहीं हुआ है। मतलब जो इस क्षेत्र के राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, उनके साथ समझौता नहीं हुआ है। इन क्षेत्रों के जो प्रशासक हैं,
उनके साथ समझौता हुआ है और इन क्षेत्रों के प्रशासकों को इंस्टॉल किसने किया है? वही रशिया ने किया है। क्योंकि यहाँ पर 2014 के बाद रशिया ने इस क्षेत्र को स्वतंत्र करा दिया था। मतलब यहाँ पर रशिया द्वारा शासित शासक शासन करते हैं, तो इंस्टॉल रशिया ही करती है, सीधी-सी बात है। तो उन्हीं शासकों का समर्थन मिल गया है रूस के साथ जाने के लिए। अब इसकी केवल और केवल आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। जैसे ही आधिकारिक घोषणा हो जाती है, ये पूरा पार्ट चला जाएगा रशिया के पास। अभी रशिया के पास एक विकल्प बाकी है, वो कहता है कि देखिए ये जो पूरा पार्ट है, अगर विश्व की कोई भी शक्ति, अगर नेटो की सेना या अमेरिका की सेना इस क्षेत्र में यूक्रेन का पक्ष लेने के लिए आती है, तो आपको पता है कि ये पार्ट किसका बनने जा रहा है? ये पार्ट बनने जा रहा है रूस का। अगर विश्व की कोई भी देश इस क्षेत्र में अपनी सेना लेके आएगा, तो ये जो सेना है, वो इस भाग पे आक्रमण नहीं कर रही है, वो रूस पे आक्रमण कर रही है, क्योंकि ये पार्ट किसका है? रूस का। अगर इस पार्ट पे किसी भी देश की सेना आक्रमण करती है, तो वो आक्रमण रूस के विरुद्ध आक्रमण माना जाएगा। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि जो हमारे पास 3 लाख की रिजर्व सेना है, हम उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा तो अंतिम विकल्प तो आप जानते ही हैं रशिया के पास क्या है, ठीक है ना? तो ये बातें बोली हैं व्लादिमीर पुतिन ने। तो ये तो मामला हुआ, जो रूस है वो यूक्रेन में लगातार अपनी शक्ति को विस्तार कर रहा है। रूस काला सागर में अपनी स्थिति को बनाने के लिए बराबर संघर्ष कर रहा है। यूक्रेन के ईस्टर्न रीजन पे लगातार अपनी इंटरेस्ट को जगा रहा है। यूक्रेन के ईस्टर्न रीजन पे लगातार नए-नए क्षेत्रों पे कब्जा कर रहा है। काला सागर में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। तो आखिर रशिया चाह क्या रहा है? क्यों ऐसा कर रहा है? इसके पीछे क्या उसकी मंशा है? हम पूरा इसका मामला समझेंगे, हम पीछे से समझेंगे, हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जो स्थिति बनी है, उसको समझेंगे। हम वहाँ से मामले को स्टार्ट करते हैं। देखिए हुआ क्या कि जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात आपको पता होना चाहिए कि 2 सुपर पावर विश्व में स्थापित हुए, जिसमें एक था अमेरिका, दूसरा था रशिया। जो अमेरिका है, वो पूंजीवाद का समर्थन कर रहा है, जो रशिया है, वो साम्यवाद का समर्थन कर रहा है। ऐसे में दोनों देशों के बीच एक युद्ध शुरू होता है। यह युद्ध था विचारधारा का युद्ध। दोनों अपनी-अपनी हेजेमनी के लिए लड़ रहे हैं, दोनों देश अपनी-अपनी प्रतिष्ठा के लिए लड़ रहे थे। तो ये संघर्ष चल रहा था, जिसको कि हम कोल्ड वार के नाम से जानते हैं, शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना? शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आप देखोगे ये शीत युद्ध चल रहा था दोनों देशों के दरमियान। उसी बीच में आप देखेंगे जो रूस है, वहाँ पर जो रिपब्लिक हैं, वो कितने हैं? टोटल 15 हुआ करते थे। इन्हीं 15 रिपब्लिक में एक था आपका कौन-सा? यूक्रेन। यूक्रेन का भी एक पार्ट हुआ करता था। तो ये वो टाइम है जब ये देश जो है, वो किसका हिस्सा है? सोवियत रशिया का पार्ट है। सोवियत रशिया का पार्ट है। तो इसी समय आप देखें कि जो रूस है, ठीक है ना? जो रूस है, उसने जो क्रीमिया का पार्ट था, वो क्रीमिया का हिस्सा है, वो यूक्रेन को एज़ ए गिफ्ट के रूप में दे दिया। क्योंकि खास कोई प्रभाव पड़ना नहीं था। फाइनली हैं तो दोनों रूस के ही हिस्से, सोवियत रशिया के ही पार्ट हैं, यूक्रेन भी हो गया, ये सारे पार्ट किसके हैं? सोवियत रशिया के ही पार्ट हैं, ठीक है ना? 1991 में विघटन होगा, लेकिन उससे पहले तो सोवियत रशिया के ही हिस्सा हैं। तो जो रूस है, इसने जो क्रीमिया वाला भाग था, वो यूक्रेन को एज़ ए गिफ्ट के रूप में दे दिया, क्योंकि खास कोई प्रभाव पड़ना नहीं था, ले दे के दोनों भाग तो एक ही के हैं, सोवियत संघ के ही हिस्सा हैं। बाद में होता क्या है, कुछ समय पश्चात आप देखेंगे 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन होता है, तो सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रशिया की स्थिति खराब होती है। मीन्स रशिया पहले की अपेक्षा कमज़ोर होने लगता है। वहीं जो अमेरिका था, वो नए ग्लोबल पावर के रूप में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करने लगता है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो रूस है, उसकी नई जिज्ञासाएँ जागृत होंगी। रीज़न क्या है कि रशिया में होगा क्या, जब पतन हुआ तो ये वाले राज्य अपने आप में स्वतंत्र हो गए, सभी स्वतंत्र हो गए, रशिया का पार्ट भी कम हुआ, इसके अलावा रशिया के पास पावर कम हुई, रशिया के पास आर्थिक संसाधन कम हुए, तो रूस की स्थिति पहले की अपेक्षा कमज़ोर हो गई। अमेरिका नया पावर बनता जा रहा है, नया ग्लोबल पावर के रूप में अपने आप को स्थापित करने की प्रयास कर रहा है। अभी आप देखो होगा क्या कि जो रूस है, इसका अति राष्ट्रवादी चरित्र, जो अमेरिका नया का और यूरोप के जो खासकर ये वाला पार्ट है यूरोप का, इन देशों के साथ मिलकर अमेरिका ने एक नया संगठन बनाया था, जिसको कि नेटो के नाम से जानते हो। उस नेटो का प्रभाव तेजी से बढ़ना स्टार्ट हुआ, क्योंकि इसका गठन आप देखेंगे 1949 में अमेरिका और
ये जो पश्चिमी यूरोप के देश थे, इनको मिला, पूर्वी यूरोप के देश थे या पश्चिमी यूरोप के देश थे, इन देशों को मिला के किया गया था। यह एक आप देखेंगे तो मिलिट्री अलायंस है। अब नेटो का मतलब ये हो गया, इसका मूल उद्देश्य ये था कि अगर नेटो के सदस्य देश पर कोई भी ऐसा देश आक्रमण करता है जो कि नेटो का सदस्य नहीं है, तो नेटो के सदस्य देश सामूहिक रूप में उस देश की रक्षा करेंगे, और जो किसी दूसरी शक्ति है जिसने कि नेटो के देश पे आक्रमण किया है, उसकी वह रक्षा करेगा। ठीक है, यही उसका उद्देश्य था। तो ऐसे में आप देखेंगे अमेरिका अपना पावर बढ़ाता हुआ जा रहा था, नेटो के माध्यम से अपनी शक्ति को विस्तारित कर रहा था। ये बात रशिया को हजम नहीं हो रही थी। रशिया की अर्थव्यवस्था डाउन हो रही है, रशिया की आर्थिक कंडीशन खराब हो रही है। दूसरा, आप देखें, ये तो कंडीशन यहाँ बन गई। इसके अलावा आप देखो, एक एक इतिहास में आपको एक पॉइंट मिलता है, जिस समय फ्रांस की क्रांति आई थी, नेपोलियन बोनापार्ट जिस समय स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का संदेश लेकर पूरे विश्व में अपनी सेना को घुमा रहा था, उस समय फ्रांस की जनता जो जागरूक हो चुकी थी, लेकिन जो यूरोप के देश थे, उनको लगा था कि जो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा फ्रांस की क्रांति का संदेश लेके आया गया है, अगर यह संदेश यूरोप के देशों में भी फैल जाता है, यूरोप की जनता भी कल हमसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की मांग करने लगती है। क्योंकि अभी यूरोप में क्या है, वही पुरानी व्यवस्था राजतंत्र है, वही कुलीन वर्ग का शासन है, वही चर्च व्यवस्था पर कमजोर, चर्च व्यवस्था पहले की अपेक्षा कमजोर, परंतु है फिर भी वही। कुल मिला के जनता को किसी भी प्रकार का वहां पे अधिकार नहीं है। लेकिन फ्रांस की जनता जागरूक हो चुकी है, वहां पर क्रांति आ चुकी है। वो जो क्रांति की विचारधारा थी, वह धीरे-धीरे निकल के यूरोप के अन्य देशों में जा रही थी। हालाँकि यूरोप का शासक वर्ग नहीं चाह रहा है कि ऐसा हो, क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर ये चीज़ यहाँ आई तो ये लोग भी हमसे माँग करेंगे, परंतु उसके ना चाहने के बावजूद भी वह संदेश यूरोप की जनता में पहुँचे। जब यूरोप की जनता में वो संदेश पहुँचते हैं, तो यूरोप की जनता भी अपने शासक से स्वतंत्रता, मानवाधिकारों, एकता की माँग करती है। तो अब जब शासक वर्ग है और जो जनता है, उसके बीच जो बड़ी खाई थी, वो खड़ी बड़ी खाई और भी बढ़ती गई। ऐसे में आप देखोगे यूरोप के बहुत से देशों में नए प्रकार का एक युद्ध शुरू हो जाता है। नए प्रकार के युद्धों का एक पूरा दौर ही शुरू हो गया। अब उस दौर में आप देखोगे यूरोप के शासक और यूरोप की जनता के बीच जो संघर्ष चल रहा है, उससे बचने के लिए यूरोप के पास कोई विकल्प नहीं था। यूरोप के पास अगर कोई विकल्प था, तो वो था राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद वो विकल्प था, क्योंकि उससे पहले पूंजीवाद आ चुका था। सॉरी, उसके उससे पहले मार्क्सवाद आ चुका था, क्योंकि समाजवाद आया, समाजवाद का उग्रवादी रूप मार्क्सवाद। मार्क्सवाद आ चुका था, जिसमें कार्ल मार्क्स ने कह दिया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो, ठीक है ना, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तो वो दुनिया के मजदूरों एक हो वाला नारा दे दिया गया था। ऐसे में जो जनता थी वो एक हो रही थी, ठीक है, और जो शासक था उसके विरुद्ध आक्रमण कर रही थी। तो ऐसे में जो यूरोप का शासक वर्ग है, उसके पास कुछ नहीं है स्वयं को बचाने के लिए। अगर कुछ है तो केवल वो एक ही हथियार था। वो कौन-सा था? केवल और केवल राष्ट्रवाद का हथियार। अब वह अपने आप को उस जनता से राष्ट्रवाद के नाम पर बचाएगी। वो कैसे? तो आप देखेंगे कि जैसे ही विद्रोह शुरू होता था, जनता अधिकारों की माँग करती थी, तो वैसे ही यूरोप के महत्वाकांक्षी शासक जो थे, एशिया में आक्रमण करते थे, अफ्रीका में आक्रमण करते थे, पूरब के तरफ कुल मिला के अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे। ये था क्या? अतिराष्ट्रवाद था। मतलब इसके माध्यम से यूरोप के महत्वाकांक्षी शासक जो थे, अपनी जनता का ध्यान उस ओर ले जाते थे। मीन्स कहने का जो राष्ट्रवाद है, वो लोगों से इस प्रकार कनेक्टेड होता है कि अगर देश का शासक, देश का प्रशासक किसी दूसरे देश का छोटा-सा भी भाग अपने पार्ट में मिलाता है, तो देश के अंदर की जो आंतरिक समस्याएँ हैं, लोगों से उनका ध्यान पूर्णतः समाप्त हो जाता है। ये बात कहाँ से निकली है? ये बात निकल के आई है फ्रांस की क्रांति के पश्चात से। अब ये बात पता है किसको? इसको रशिया को पता है। रशिया में अभी आप ये बात अगर नहीं समझ में आई तो ऐसे समझ लो, जैसे अभी मोदी जी हैं। हिंदुस्तान में एक मिनट के मान लो बहुत सारी आर्थिक समस्याएँ हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, हर प्रकार की समस्या है, गरीबी, बेरोज़गारी, सब कुछ व्याप्त है। लेकिन अगर मोदी जी जाके पाकिस्तान से, काबुल से 200 मीटर की ज़मीन हिंदुस्तान के हिस्से में, नक्शे में शामिल कर दें, तो देश के अंदर की जितनी भी आंतरिक समस्याएँ हैं, वो सारी समाप्त हो जाएँगी। समस्याएँ समाप्त नहीं होंगी, मीन्स लोगों की जो आवाज़ें हैं उस समस्याओं को लेके, वो आवाज़ें बंद हो जाएँगी। कोई भी उस सरकार पे लांछन नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि जो सरकार है वो राष्ट्रवाद, जो उसका अति राष्ट्रवाद है, उसके माध्यम से जनता को चुप करा देगा। ठीक है ना?
तो ये बात पता है किसको? रशिया को भी पता है। तो अभी अमेरिका अपना विस्तार कर रहा है, नाटो के माध्यम से भी कर रहा है। अब रूस क्या है उसको पता है, जो अभी यहाँ आपने हम बताया कि वो अति राष्ट्रवाद से प्रभावित है। ऐसे में रूस की स्थिति खराब हो रही थी, यहाँ पर आर्थिक स्थिति खराब हो रही, जनता त्राहिमाम करने की कंडीशन आ गई थी। अब जो नाटो की सदस्यता का मामला था, वो यहाँ के देशों में धीरे-धीरे से फैल रहा था, धीरे-धीरे से फैल रहा था। लेकिन जो रशिया है वो ये नहीं चाहता था कि उसकी सीमा के आस-पास, ख़ास करके वह देश जो कभी सोवियत रूस के पार्ट रहा करते थे, जो पूर्वी यूरोप का पार्ट है, जो कभी सोवियत रशिया का हिस्सा रहा करता था, उस देश में, उन पार्ट में अगर नाटो की सदस्यता आती है, तो ये रशिया की संप्रभुता के लिए खतरा है। तो रशिया इन क्योंकि यहाँ पे अगर नेटो आ गया तो मीन्स यहाँ तक अमेरिका आ गया, अमेरिका आ गया तो रशिया की सीमा तक मतलब अमेरिका तैनात है, नाटो यहाँ तक बैठा हुआ है, नाटो के बारे में बताएँगे क्या है। तो अभी रशिया को ये बड़ी सारी समस्या लग रही है, खासकर यूक्रेन को लेके कि अगर इस क्षेत्र में आ गया कहीं, इस क्षेत्र में अगर आ गए महाशय नेटो, ये नेटो का सदस्य बन गया, तब तो ये भी पार्ट चला जाएगा। जितना भी ये जो पूरा पार्ट है जिसको आप पूर्वी यूरोप के रूप में देखते हैं, ये पूरा पार्ट किसका है? ये सोवियत रशिया का ही पार्ट था, ये बात रूस को पता है। लेकिन कब 1991 में ये पार्ट अलग हुआ था, ठीक है ना? अगर ये पार्ट क्योंकि उसको लगता है कि अलग हुआ पार्ट किसका है? हमारा है। अब ये अलग हो जाएगा, अगर ये पार्ट नेटो का सदस्य बन गया, तो ये प्रत्यक्ष तौर पर किसके नियंत्रण में आ जाएगा? अमेरिका के नियंत्रण में आ जाएगा। जो कि रशिया के लिए उसकी प्रतिष्ठा में सबसे बड़ी चोट होगी। तो रूस ये नहीं चाह रहा था कि ये वाला पार्ट निकल के अमेरिका के पास जाए, उसकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंच रही है इससे। खासकर किसको? यूक्रेन को। यूक्रेन के पीछे कुछ विशेष रीजन है, अभी बताएंगे क्या वो रीजन है। तो ये सोच रखता था। अभी आप देखोगे हुआ ये कि यूक्रेन में आर्थिक समस्या, हमने बताया ना, इस पूरे पार्ट में अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब है। आप देखो कि 2014 में यूक्रेन में जो आर्थिक समस्या थी वो आया हुआ था, यूक्रेन क्राइसिस देखिए, ये 2014 का है, 2014 का है। 2014 में यूक्रेन में आर्थिक समस्या थी, भुखमरी की स्थिति आ गई थी। जो यूक्रेन का देश था, वो गरीबी की उस कगार पे खड़ा हुआ था, जहाँ पर यूक्रेन के लोगों को पर्याप्त भोजन की आवश्यकता भी नहीं उपलब्ध हो पर्याप्त भोजन की जो सामग्रियाँ थी, वह भी उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। ऐसे में जो यूक्रेन के प्रधानमंत्री थे यानुकोविच यानुकोविच जो यूक्रेन के प्रधानमंत्री सॉरी राष्ट्रपति जो हुआ करते थे, उनका रशिया के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। उन संबंधों के क्रम में वह रूस के राष्ट्रपति हुआ करते थे व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करते हैं, अपने देश की जो खराब हो रही स्थिति थी, जो खराब हो रही जनता की स्थिति है, उसके बारे में बात करते हैं। ऐसे में उस बात के दरमियान ये जो व्यक्ति हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति, इन्होंने व्लादिमीर पुतिन से एक बड़ा कर्जा लिया है। वह कर्जा किस लिए लिया है? क्योंकि उनके देश की जो आर्थिक स्थिति है, उनके देश की जो आर्थिक स्थिति है वह ठीक हो सके, इसलिए उन्होंने ये कर्जा लिया। कर्जा लेने के पश्चात ये वापस जब आते हैं यूक्रेन में, तो यूक्रेन की जनता ने ये जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं इन पे इल्जाम लगाया कि आप पैसे के बल पर यूक्रेन को रशिया को बेच रहे हो। इनका देश में विरोध शुरू हो गया। विरोध भी इस क्रम में शुरू हो गया कि इनको यूक्रेन में रुकना मुश्किल पड़ गया। यूक्रेन में रुकना मुश्किल पड़ गया, मजबूरन इनको भाग के जाना पड़ा, कहाँ? रशिया में। रशिया के पास शरण ली, रशिया के पास रहे। उसके कुछ समय पश्चात ही आप देखोगे जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, उन्होंने फिर से वही मुद्दा उठा दिया जो कि जिस समय सोवियत संघ हुआ करता था। उन्होंने यूक्रेन को क्रीमिया का पार्ट एज ए गिफ्ट के रूप में दिया था, उसको वापस लेने की मांग कर दी। जब उसको वापस लेने की मांग कर दी, तो आपको पता है कि 2014 में क्रीमिया के संदर्भ में एक जनमत संग्रह हुआ था। उस जनमत संग्रह के क्रम में 2014 ने रूस ने क्रीमिया के पार्ट पर भी पुनः कब्जा कर लिया था। क्रीमिया के पार्ट पे कब्जा कर लिया था। ये वाला पार्ट कौन सा है? क्रीमिया का पार्ट पड़ता है। तो यहाँ तक तो ये बात आई समझ में आपको। अभी देखो है क्या कि एक तो बात ये हो गई, ठीक है, यूक्रेन के संदर्भ में। अभी आप देखो कि रूस एक तो अपना जो वर्चस्व है अमेरिका के संदर्भ में साझा कर रहा है, अमेरिका से अपनी जो स्थिति नीचे हुई है उसको बराबर पे लाने का प्रयास कर रहा है। और जो नाटो है, सबसे बड़ी समस्या क्या है नाटो की? क्योंकि नाटो, उसको लगता है कि नाटो अगर उसकी सीमा तक आता है, या जो सोवियत संघ के देश थे पहले, अर्थात अब जो पूर्वी यूरोप है, वह देश नेटो के सदस्य बनते हैं, तो सीधी सी बात है ये रशिया की प्रतिष्ठा को चोट होगी, ठीक है ना?
एक तो पॉइंट ये हो गया कि नेटो की सदस्यता ना मिलने पाए, रशिया इसलिए इन क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करता है। दूसरा, जो यूक्रेन है, खासकर जो आप देखेंगे ये वाला पार्ट, यूक्रेन का जो पूर्वी हिस्सा है, यूक्रेन का जो पूर्वी हिस्सा है, इसमें इसमें रशिया विशेष इंटरेस्ट रखता है, जिसपे कि अभी 4 पार्ट पे उसने कब्जा किया है, जिसको कि अभी 4 पार्ट के रूप में उसने कब्जा किया है। ये वाला पार्ट पड़ेगा पूरा, जिस पर कि अभी उसके द्वारा कब्जा किया है। इसमें क्यों वह विशेष इंटरेस्ट रखता है और जो ब्लैक सी है उसमें उसका क्यों विशेष इंटरेस्ट है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। देखिए है क्या कि जो इस क्षेत्र में रहने वाली जनता है, इस क्षेत्र में रहने वाली एक बहुत बड़ी आबादी, जो कि आबादी आप देखेंगे भाषा, संस्कृति आदि के आधार पर यह रूस के साथ मैच खाती है। यहाँ जो लोग हैं वो अपने आप को रशिया के साथ खड़ा होना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर दो व्यक्तियों को खड़ा कर दो, तीसरा व्यक्ति कोई देखे तो दोनों को रशियन बताएगा। मीन्स कहने का ये कल्चरल रूप से रूस का ही पार्ट ऐसा नज़र आता है, क्योंकि यहाँ का कल्चर उसी टाइप का है। तो एक तो पॉइंट ये हो गया, इसलिए रूस जो है इस पार्ट को अपने में समाहित करने का विशेष कर इच्छुक रहता है। इसके अलावा आप देखो जो ब्लैक सी है, जो काला सागर है, इसमें रूस की विशेष महत्वाकांक्षा है। रूस की विशेष महत्वाकांक्षा काला सागर में है। काला सागर में विशेष महत्वाकांक्षा का सीधा सा मतलब ये है, अभी जो रूस के द्वारा जिन क्षेत्रों का एनेक्सेशन किया गया है, ये जो क्रीमिया का नियंत्रण स्थापित किया था, क्रीमिया को लेने से रूस को बहुत सारा फायदा हुआ, क्योंकि अब वो यहाँ से सीधे सीधे ब्लैक सी में आ सकता था। ब्लैक काला सागर में अपनी सेना को उतार सकता। अपने जो व्यापार जो करता है रूस, वो ब्लैक सी से ही करता है। ब्लैक सी के माध्यम से ही मेडिटेरियन सी जाता है। उसके बाद आप देखेंगे हिंद महासागर से होते हुए व्यापार को स्थापित करता है। इसके अलावा एक उसको लाभ यहाँ से और मिलता था, ब्लैक सी के माध्यम से रूस को ये विकल्प हमेशा से मौजूद रहता था कि यहाँ से निकल के अगर कभी आवश्यकता पड़ती है तो यूरोप पे वो काउंटर अटैक भी कर सकता है, यूरोप पे काउंटर अटैक कर सकता है, ये भी फायदा है। और सबसे बड़ा जो रूस का व्यापार होता है वो इसी मार्ग से होता है, इसलिए वह सदैव से ब्लैक सी पर अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए संघर्ष करता रहा है। इसके पीछे दो रीजन है, बहुत सारे तेल हैं, तेल की जो प्राकृतिक गैस है, इसके प्राकृतिक गैस हो गई, या आप देखिए जो रूस के विभिन्न प्रकार की व्यापारिक वस्तुएं हैं उनका इन क्षेत्रों से ही व्यापार करता है। एक तो पार्ट ये बात ये हो गई। इसके अलावा आप देखो जो काला सागर है उसका देखो सामरिक महत्व है। सामरिक महत्व क्या है कि काला सागर क्षेत्र पर प्रभुत्व रूस की एक भू रणनीतिक अनिवार्यता है, जो भूमध्य सागर में रूसी शक्ति को संरक्षित करने और दक्षिण यूरोप के प्रमुख बाजारों के लिए आर्थिक प्रवेश द्वार को सुरक्षित करने हेतु महत्वपूर्ण है। तो हमने जैसा कि बताया, एक तो व्यापार की दृष्टि से और यूरोप में भी व्यापार की दृष्टि से अपने आप को संरक्षित कर सकता है। यूरोप में अगर काउंटर अटैक करना है तब भी अपनी सेना को ब्लैक सी के माध्यम से वहां तक स्थापित कर सकता है। भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार, यह परंपरागत रूप में यूरोप के लिए रूस का गर्म पानी का प्रवेश द्वार कहा जा सकता है। इसका गर्म पानी का प्रवेश द्वार है क्योंकि यहीं से प्रवेश करता है। सामरिक बफर के रूप में भी कार्य करता है। आप देखिए जो ट्रिटी है, जो नेटो है, नेटो और जो रूस है, मतलब नेटो के देश कहाँ पे हैं? यूरोप में है। यूरोप के देशों और जो रूस है उसके बीच एक बफर के रूप में कार्य करता है, जैसा कि अभी हमने बताया था आपको। ये यहाँ से एक बफर के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना। तो एक तो बात ये हो गई इसका, ये इतना सारा महत्व है। अभी देखो ये तो हो गई बात ब्लैक सी की, काला सागर का क्या रूस के लिए महत्व है, क्यों वो यूक्रेन का उसके लिए क्या महत्व है, जो पूर्वी यूक्रेन है उसका उसके लिए क्या महत्व है, ये हमने जाना। अभी आपको पता है कि रशिया जो है वो कौन सी विचारधारा को धारण किए हुए है, वह जो है अपने अति राष्ट्रवादी विचारधारा को धारण किए हुए है। और उसको पता है कि अगर जो नेटो है उसका जो वर्चस्व है वो बढ़ता है तो रशिया के लिए खतरा है। उसी खतरे को ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे कि रूस के जो जो यूक्रेन के 2022 की बात है, 2022 में जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हुआ करते थे, जेलेंस्की,
ज़ेलेंस्की ने ब्रिटेन के प्रमुख जॉनसन के साथ नेटो देश की सदस्यता प्राप्त करने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। नेटो देश की सदस्यता प्राप्त करने के लिए दोनों के बीच बीच एक सहमति होती है। जैसे ही रूस के व्लादिमीर पुतिन को ये पता लगा कि ब्रिटेन की सहायता से ज़ेलेंस्की यूक्रेन को एक नेटो सदस्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास करते हैं, उसके बाद 2022 में एक बार फिर से दोनों के बीच पुनः संघर्ष शुरू हो जाता है। 2014 में समाप्त हो गया था, क्रीमिया को विजित कर लिया था। इसके अलावा जो नए पार्ट जिस पे अभी कब्जा किया, जो डोनबास का क्षेत्र जिसको बोला जाता है, उसको स्वतंत्र करा दिया था, वहाँ पर रशिया द्वारा शासित सरकार शासित कर रही थी। अभी फिर से जब यूक्रेन ने ब्रिटेन की सहायता से नेटो की सदस्यता लेने का प्रयास किया है, उसके पश्चात से आप देखोगे कि फिर से रशिया के द्वारा यूक्रेन पे वार स्टार्ट हो गया, दोनों के बीच एक बड़ा संघर्ष शुरू हो गया। अब ये संघर्ष चलता रहेगा 3 से 4 महीने तक। इस संघर्ष का अंतिम समय कब आएगा, जो कि अभी आपने देखा। अंतिम समय कब आएगा, जो कि अभी कल आपने देखा। कल जो आपने देखा ये वाला पार्ट कल आपने देखा कि रूस ने अपने नियंत्रण में ले लिया, ठीक है ना? इसका अंतिम निर्णय यही निकल के आया। देखिए 98% लोगों ने रूस के पक्ष में मतदान किया। ये बात ही बताते हैं रूस के व्लादिमीर पुतिन। कहते हैं कि जनमत संग्रह हमारे पक्ष में रहा, इसीलिए हमने इस क्षेत्र का एनेक्सेशन किया है, ठीक है? तो ये तो बात आपको पता होनी चाहिए। अभी देखो ये हो गया, उसके बाद भी ज़ेलेंस्की ने फिर से जब ये क्षेत्र एनेक्सेशन हो गया, उसके बाद ज़ेलेंस्की ने पुनः नेटो की सदस्यता के लिए एप्लीकेशन दिया है। ज़ेलेंस्की बहुत बार कोशिश कर चुके हैं कि यूक्रेन को नेटो का सदस्य देश बना दिया जाए, लेकिन अमेरिका सदैव से उसको लॉलीपॉप दिखा रहा है कि नेटो का देश सदस्यता देने को तैयार ही नहीं हो रहा, दे ही नहीं रहा है। ये देखिए पुतिन पर बरसे बाइडेन, बोलिए यूक्रेन पर रूस के दावे को कभी मान्यता नहीं देगा। अब नहीं दोगे तो क्या कर सकते हो, उसने तो कब्जा कर लिया। नेटो क्या है, थोड़ा हम इसको समझ लेते हैं क्या है। तो नेटो के बारे में आप जानिए, इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसको बोला जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना? ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो था अप्रैल 1949 में स्थापित हुआ। यूरोप के अन्य देशों और रशिया के समर्थन से। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ठीक है ना? संगठन ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई है, जिसके अंतर्गत सदस्य राज्य बाहरी आक्रमण की स्थिति में सहयोग करने के लिए सहमत होंगे। मतलब कोई भी बाहरी देश अगर उस सदस्य जो नेटो का सदस्य देश है, अगर उस पर आक्रमण करता है, तो सदस्य देश उसका साथ देगा। यही है नेटो, ठीक है ना? ये है बाइडेन महोदय, इन्होंने ये आरोप लगाया। तो ये पूरी कहानी है। अब आप समझ सकते हैं कि रूस क्यों यूक्रेन पे नियंत्रण स्थापित कर रहा है। 3 पॉइंट आपके सामने विशेष रूप से आए होंगे। 3 पॉइंटों में एक तो रूस अपने वर्चस्व को बरकरार रखना चाह रहा है। अमेरिका के साथ जो उसकी स्थिति पहले की अपेक्षा नीची हुई है, उसको पुनः बराबर पे लाने का प्रयास कर रहा है। दूसरा, जो अमेरिका का वर्चस्व नेटो के माध्यम से बढ़ रहा है, उसको नियंत्रित करना चाह रहा है। किन क्षेत्रों में? खासकर जो पूर्वी यूरोप का पार्ट है, जो कभी को सोवियत रशिया का ही हिस्सा हुआ करता था, क्योंकि उसको पता है कि वह पार्ट अगर नेटो के सदस्य बनते हैं तो रशिया से अलग हो जाएंगे, अमेरिका के करीब में आ जाएंगे। ये बात रूस को पसंद नहीं आएगी। दूसरा दूसरा बात यह है कि उसका जो व्यापार है, उसका जो आयात होता है, जो निर्यात करता है, वो ज़्यादातर ब्लैक सी के माध्यम से करता है। ऐसे में रशिया को ब्लैक सी पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। अगर ब्लैक सी पे नियंत्रण रखोगे, ब्लैक सी पे नियंत्रण रखने के लिए आपको जो यूक्रेन के महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं, उन पर अगर आप कब्जा कर लेते हैं, तो आपके लिए ये ज़्यादा फायदेमंद होगा। ये ज़्यादा फायदेमंद होगा। ये फायदेमंद इस क्रम में होगा कि उसके उसके माध्यम से आप जो ब्लैक सी है उस पर पूर्णतः नियंत्रण स्थापित रख पाएंगे। पूर्णतः नियंत्रण स्थापित रख पाएंगे। आप देखिए ये है काला सागर। अगर देखो रूस ने इस पूरे पार्ट पे कब्जा कर लिया, ठीक है ना? तो ये पार्ट आराम से अब तो आप सीधे-सीधे ब्लैक सी में उतर रहे हैं ना, सीधे-सीधे ब्लैक सी में जा रहे हैं। अब यहाँ से आप व्यापार भी कर सकते हैं, जो भी बफर क्षेत्र के रूप में इसका प्रयोग करना है वो भी कर सकते हैं। एक तो लाभ ये हो गया। इसके अलावा अगला लाभ हमने आपको बताया था कि जो यूक्रेन का ये वाला पार्ट है, यहाँ की अत्यधिक आबादी है, जो कि आबादी कैसी है, जो कल्चरल रूप से कहीं न कहीं रूस के साथ मैच खाती है। इसलिए व्लादिमीर पुतिन वहाँ से जो हैं, इस क्षेत्र को
रूस के हिस्से के रूप में देखते आए हैं और अंततः उन्होंने इस क्षेत्र को अपनी अति राष्ट्रवादी विचारधारा के तहत रूस का हिस्सा बना लिया है। ठीक है ना? तो अब आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। थैंक यू।